बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज जो है हमें स्टैटिस्टिक्स के P2 के क्वेश्चंस देखने हैं। तो 4-5 क्वेश्चंस ही हो पाएंगे P2 के, क्योंकि P2 का एक सवाल जो है वो 10 से 12 मार्क का होता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर। लेकिन मैं आप लोगों को जो सवाल कराऊंगा, सब में जो है ना वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो टेस्ट हो रहे होंगे ना, वो वाले सवाल करा दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है। पहले हम लोग एक ये सवाल देखते हैं। द मासेज ऑफ 120 पोटैटोज वर रिकॉर्डेड। द टेबल बिलो शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर मासेज। 0 से 100 के बीच में 14 थे, फिर 100 टू 150, 150 टू 200, 200 टू 250 और 250 to 350. Using a scale of 2 centimeter to represent 50 grams, label the horizontal axis for masses 0 to 350. Using a scale of 1 centimeter to represent 0.1 unit, label the vertical axis for frequency densities from 0 to 0.8. Draw a histogram to represent the information in the table below. अच्छा, हमें हिस्टोग्राम बनाने। यहाँ पे बोला भाई फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, मतलब बदतमीज वाला होगा। अब बच्चों आप लोगों को करना क्या होगा, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आएगी, एक्स एक्सिस पे जो है वो आपका क्लास बाउंड्री मतलब मासेस जो है वो आ रहे होंगे। ठीक है। आपको बोला हुआ है हर 2 सेंटीमीटर में 50 ग्राम। तो हर 2 सेंटीमीटर में 50 ग्राम का मतलब क्या हुआ, आपका 1 सेंटीमीटर जो है वो 5 बॉक्सेस होता है, और 1 सेंटीमीटर पे आपका 0.1 ग्राम है। ठीक है। और हर 10 बॉक्सेस बाद जो है वो आपका 50 ग्राम आ रहा होगा। ठीक है। हर 5 बॉक्सेस पे जो है वो 1 सेंटीमीटर होता है। तो हमने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ा, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का गैप छोड़ा, जैसे हमें इंस्ट्रक्शन में बताया गया था। अब हमारे पास मास दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है। पहले हम देख लेते हैं, क्लास विड्थ निकाल लेते हैं। क्लास विड्थ जो है इसकी आएगी 100 - 0 = 100, 50, 50, 50 और 100। इससे हुआ क्या, हमें पता चल गया हमारा जो क्लास विथ है वो डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब बदतमीज वाला बनेगा, वो हमें ऑलरेडी पता भी था। अब बदतमीज वाले के लिए हमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी चाहिए। बच्चों फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विथ। तो ये हो जाएगा 14/100 इज 0.14, 28/50 होगा 0.56, 37/50 है 0.74, 0.42 और 0.2। अब 0.14 का मतलब क्या हुआ, हर एक बॉक्स पे 0.2 का डिफरेंस आ रहा होगा। तो 0.14 आपका यहाँ पे आ रहा होगा। 0 से 100 जो है वो आपके पास है 0.14। ठीक है। फिर 100 से 150 आपके पास 0.56 है। ये 0.5 हो गया, 0.56। फिर 150 to 200 है 0.74। तो ऊपर गए यहाँ से, 0.74 तक। ठीक है। फिर 200 से 250 हमारे पास 0.42। और फिर 250 से 350 है 0.2। तो ये बन गया हमारा हिस्टोग्राम। इसके हमें देखो कितने मार्क्स मिल गए बच्चों, 3 मार्क्स मिल गए। सही है।
वही चीज़ जो हमने क्लास में सीखी थी उसके हमें 3 मार्क्स मिल गए। ठीक है। अब इसके पार्ट्स में थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। एस्टिमेट द नंबर ऑफ पोटैटोज विद अ मास ग्रेटर देन 270 ग्राम्स। एस्टिमेट करना है हमें। ठीक है। कि 270 ग्राम से ऊपर हमारे पास कितने होंगे। 270 ग्राम्स यहाँ पे कहीं आ रहा होगा इस वाले रेंज में, 250 to 350 वाली रेंज में आ रहा होगा ना 270। तो अब आपको एस्टिमेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता है जब आपकी क्लास विथ जब 100 थी तो उसके अंदर आपके पास 20 पोटैटो हैं। क्लास विथ जब आपकी 100 है तो आपके पास कितने पोटैटो हैं, 20 पोटैटो हैं। आपको बोल रहा है ये बताओ कि मास ग्रेटर देन 270, हमारे पास 250 से 350 की रेंज दी हुई है मास की। ठीक है। अब मुझसे पूछा है 270 से ग्रेटर कितने होंगे, अगर मैं यहाँ पे 270 रख दूं तो अब यहाँ पे जो मेरी क्लास विथ है ये 80 हो गई है। ठीक है। वैसे मेरी क्लास विथ 100 थी जिसके अंदर मेरे पास 20 पोटैटोज आ रहे थे। अब अगर मैं 270 पे चला दूं मेरी क्लास विथ हो जाएगी 80। 80 पे कितने पोटैटोज आएंगे ये आपको एस्टिमेट करना है, तो आपने लिख दिया एक्स। और अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 100x इज इक्वल टू 1600, x इज इक्वल टू 1600 अपॉन 100। जीरो जीरो कट गए, x की वैल्यू आ गई 16। बेटा ये सवाल देखें, ये चीज सीखने वाली थी अभी कि अगर आपको एक पर्टिकुलर रेंज दी हुई है तो आपने देखा 100 की रेंज के अंदर अंदर हमारे पास 20 पोटैटो आ रहे थे। ठीक है। तो अगर ग्रेटर देन 270 बोला होगा तो हमारी जो रेंज है वो 80 की हो जाएगी, उसमें कितने पोटैटोज आएंगे, हमने ले लिया x और हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है। पार्ट 3 पे आ जाएं। इन विच इंटरवल इज द अपर क्वार्टाइल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है अपर क्वार्टाइल कहाँ होगा ये पूछा हुआ है। अब हमारे पास पोटैटोज है 120, अपर क्वार्टाइल होता है 75%। तो 120 का जब हम लोग 75% निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, बेटा को जल्दी से बताए। 120 का 75% कितना होगा। 120 का 75% होगा 90। ये हमारे पास आ गया। अब हम चेक कर लेंगे कौन सा 90th पोटैटो जहाँ जहाँ पे होगा वो हमारी इंटरक्वार्टाइल की रेंज हो जाएगी। यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 28 है, 42 हो गए। 42 प्लस 37 इज 49, 79। 79 प्लस 21 इज 100। मतलब आपका 90th पोटैटो जो है वो इस रेंज में होगा ना। तो अपर क्वार्टाइल किस रेंज में आपकी 200 से 250 के बीच में। ये आपने यहाँ लिख दिया 200 से 250। बेटा मुझे जरा चैट बॉक्स में बताएं क्या पार्ट 2 और पार्ट 3 दोनों क्लियर है या नहीं है। पार्ट 3 में मैंने क्या करा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ पहले एक दफा कि मैंने अपर क्वार्टाइल के लिए 75% निकाला, टोटल का 90 आया। मैंने चेक कर लिया स्टार्ट से कि 90th पोटैटो कहाँ लाई करा था। तो 90th पोटैटो इधर लाई करा था। तो हमसे इसकी रेंज पूछी थी ना, तो हमने ये रेंज यहाँ से कॉपी करके यहाँ लिख दी। बेटा मुझे सब जवाब दे दें पार्ट 2 और पार्ट 3 क्लियर है, क्योंकि ये चीज़ तो सबको आगे आनी चाहिए, ये तो हमने क्लास में सीखी हुई है। इसके पार्ट देखो किस तरह के आते हैं, ये मेन है, यहाँ बच्चे फंसते हैं। ये क्लियर है दोनों पार्ट। ठीक है। पार्ट 4 देख लेते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पोटैटो इज चूजन एट रैंडम that has a mass less than 150 grams. Give your answer as a fraction in its simplest form. अच्छा बच्चों यहाँ पे हमें बोला हुआ है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। टोटल आउटकम जो है वो तो हमारे पास 120 है, हमें पता है हमारे पास 120 पोटैटोज हैं। हमें बोला हुआ है लेस देन 150 ग्राम्स। लेस देन 150 ग्राम्स का मतलब क्या हुआ, ये वाले पोटैटोज, ये वाले जो पोटैटोज हैं इनका जो वेट है वो 150 से कम होगा ना। तो ये हमारे पास कितने हैं, 14 प्लस 28 विच इज 42। 42 हमारे पास ऐसे पोटैटोज हैं जिनका वेट जो है हमारे पास 150 से कम है, लेकिन हमसे मांगी गई है प्रोबेबिलिटी। तो हमें इसका आंसर देना पड़ेगा फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम विच इज 120। और हमें बोला हुआ है सिंपलेस्ट फॉर्म में देना है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 से करेंगे तो 21/60, और फिर 3 से करेंगे तो 7/20। ये आपका आंसर हो गया। पार्ट 4 क्लियर होना चाहिए। पार्ट 5 पे आते हैं। द masses ऑफ सम origins वर रिकॉर्डेड। द टेबल बिलो शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर masses। मास दे में हमारे पास और उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है यहाँ पे। अच्छा मीन आपको बता दिया 183 है, बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। बेटा
जो हमने क्लास में पढ़ा था वही कॉन्सेप्ट है, बस एग्जामिनर ने एक चीज़ चेंज कर दी है। हम लोगों ने क्लास में क्या सीखा था, जो रेंज दी होगी उसके मिड पॉइंट निकालेंगे, एक्स आ जाएगा, एक्स को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स आ जाएगा, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यही सीखा था हमने। एग्जामिनर ने क्या करा, एग्जामिनर ने यहाँ पे एक अननोन दे दिया और मीन दे दिया, और एग्जामिनर ने बोला इक्वेट करके खुद से पी की वैल्यू निकाल लो। तो हमें सिर्फ सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करने हैं। ये देखो मैं यहाँ पे एक्स निकाल रहा हूँ। एक्स क्या होगा भाई, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई टू करा, कितना आएगा, 100 प्लस 150 अपॉन टू इज 125। 150 और 200 का कितना आएगा, 175। 200 और 250 का कितना आएगा, 225। फ्रीक्वेंसी होती है एफ, 14 p और 26। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स आ जाएगा। बेटा 125 इंटू 14 कर दो एक बच्चा, और 225 इंटू 26 कर दो। 175 इंटू पी तो 175 p होगा। इसका आ गया 1750। और 225 इंटू 26 कितना आ रहा है, 5850। ठीक है। अब जब हम लोग एफ को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 14 + 26 40, 40 + p हो जाएगा ये। बेटा 1750 और 5850 को प्लस करो, इसका आंसर कितना आ रहा है, 7600 प्लस 175p। ठीक है। ये हो गया समेशन ऑफ एफ एक्स, ये हो गया समेशन ऑफ एफ। जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास मीन आएगा 7600 प्लस 175p डिवाइडेड बाय 40 + p। इसका जो आंसर है वो आना चाहिए 183। अब 40 + p यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा। बेटा 40 इंटू 183 कितना होगा, बेटा जल्दी से वर्किंग करके बता दें। 183 मल्टीप्लाई बाय 40, 7320 प्लस p इंटू 183 जो है 183p हो जाएगा। अब 175p को यहाँ ले आते हैं, 7320 को यहाँ लेके जाते हैं। 7600 माइनस 7320 इज इक्वल टू 183p माइनस 175p। 7600 माइनस 7320 ये कितना हो जाएगा, 280। 183 माइनस 175 इज 8p। p कितना आ गया, 280 डिवाइड बाई 8 विच इज, बच्चों कितना आ रहा है, 280 डिवाइड बाई 8 35 आ रहा है। एक बच्चा कंफर्म कर दे। 35 ठीक है, आंसर आ गया। उसका अगला पार्ट, एन ऑरेंज इज चूजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ मास लेस देन 250 ग्राम्स। अच्छा ऑरेंज यहाँ से आएगा, बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी बताओ कि उसका मास जो है वो 250 ग्राम से कम हो। बेटा आप लोग मुझे ज़रा देख के बताएं क्या होगी प्रोबेबिलिटी। ये आपको पास ऑरेंज का डेटा दिया हुआ है, आपको बोला हुआ है कि ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी बताओ कि उसका मास जो है वो 250 से कम हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। जल्दी जल्दी बताएं भाई।
अच्छा, हमें बोला हुआ है प्रोबेबिलिटी बताओ लेस देन 250 ग्राम्स। 250 ये रहा। ये सारे जो हमारे पास ऑरेंजेस हैं इन सबका मास 250 से कम ही होगा। जितने भी ऑरेंज यहाँ पे दिए हुए हैं इन सबका मास 250 से कम ही होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास 35 है, ये 14 और ये 26। टोटल हमारे पास 75 ऑरेंजेस हैं। 75 के 75 ऑरेंजेस जो हैं उन सब का जो उन वो सब जो हैं उनका वेट जो है वो 250 से कम ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 75/75 विच इज 1। क्योंकि सारे ऑरेंजेस का ही मास जो है वो 250 से कम है, तो आप किसी ऑरेंज को भी उठाओ 100% चांस है कि आपके पास जो ऑरेंज आएगा उसका मास 250 से कम ही होगा। तो इस प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है। अगर आपके पास समझो फॉर एग्जाम्पल 100 ऑरेंजेस हैं और 100 के 100 ऑरेंजेस जो हैं उनका जो वेट है वो 250 से कम है, और मैं आपसे पूछूं कि भाई अगर आप एक ऑरेंज उठाओगे तो प्रोबेबिलिटी बताओ उसकी, तो प्रोबेबिलिटी तो 100% ही होगी ना, विच इज 1। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा था। ठीक है। और ये इसका आखिरी पार्ट देखते हैं। अब पोटैटो एंड एन ऑरेंज आर चूजन एट रैंडम, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट दे बोथ हैव अ मास लेस देन 150 ग्राम। एक पोटैटो ले रहे हैं, एक ऑरेंज ले रहे हैं। पोटैटो का 150 ग्राम से कम क्या होगा भाई? पोटैटो का 150 ग्राम से कम हमने निकाला भाई मेरे ख्याल से। अच्छा, यहाँ निकाला था पोटैटो का। वो आया था 7/20। तो यहीं से एज इट इज 7/20 लिख लेते हैं। और ऑरेंज का क्या होगा लेस देन 150? ऑरेंज लेस देन 150 हमारे पास 14 है आउट ऑफ 75। मल्टीप्लाई बाय 14/75। अच्छा, यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करने का नहीं बोला हुआ है। एक बच्चा कैलकुलेटर में डाल दे ये 7/20 मल्टीप्लाई 14/75, क्या आंसर आ रहा है? जल्दी से बता दो बेटा, टाइम नहीं है। 7/20 मल्टीप्लाई बाय 14/75, क्या आंसर आ रहा है? भाई क्या सब वेट करें कि कोई और जवाब देगा? जल्दी बता दो भाई। फ्रैक्शन में बताइएगा, फ्रैक्शन में। 49/750, ये आपका आंसर आ गया। अगला सवाल देखते हैं। तो इस सवाल में हमने हिस्टोग्राम कवर कर लिया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के साथ किस तरह उसका सवाल आता है, और ये मीन का ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमारे पास कवर हो चुका है। अब यहाँ पे हमारे पास 43 में पाई चार्ट आ गया। तो एक और कॉन्सेप्ट हो जाएगा यहाँ पे P2 का लिए, P2 के लिए। द पाई चार्ट नॉट ड्रॉन एक्यूरेटली represents the weekly income of 5 employees in a small British company in 2009. Andrew's weekly income is represented by a sector of angle 72 degree. Brian's weekly income is represented by a sector with an angle of 60 degree. ठीक है। एंड्रयू की वीकली इनकम बताई हुई 270। फाइंड द टोटल वीकली इनकम ऑफ द 5 एम्प्लॉइज। ठीक है। एंड्रयू का जो एंगल है वो 72 डिग्रीज है। उस पर हमारे पास पता है हमें कि उसकी इनकम है 270। ठीक है।
हमें पांचों बंदों की सैलरी पता लगानी है। पांचों बंदों का एंगल कितना होगा, कोई बता सकता है मुझे? पांचों बंदों का एंगल कितना होगा? वेरी गुड, पांच लोग हैं, तुम्हारे पास एंगल होगा 360 डिग्री। और ये हमारे पास एक रेशियो बन गया कि 72 डिग्री में इनकम 270 थी। 72 डिग्री में हमारे पास इनकम थी 270, तो 360 डिग्री में कितनी होगी? एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 72 इंटू एक्स, 72x। 360 मल्टीप्लाई बाय 270 कितना होगा बच्चों? बेटा जल्दी जल्दी आंसर बताओ, इतना टाइम नहीं है, आप लोग बहुत टाइम लगा रहे हो आंसर बताने में। 360 मल्टीप्लाई बाय 270 कितना होगा? 97,200, और फिर 72 को डिवाइड कर देंगे, तो एक्स कितना आ जाएगा? 97,200 अपॉन 72। 1350, ये हमारे पास टोटल इनकम आ गई। आगे बात करते हैं। कैलकुलेट ब्राइन्स वीकली इनकम। ब्राइन का एंगल हमारे पास 60 डिग्री दिया हुआ था, तो यही लेते हैं 72 डिग्री। जब हमारे पास एंड्रयू का था, तो एंड्रयू की इनकम बढ़ेगी 270। ब्रायन का एंगल है 60 डिग्री, तो ब्रायन की इनकम कितनी होगी? एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 72x इज इक्वल टू 270 इंटू 60 कितना होगा बच्चों? 270 इंटू 60 कितना होगा? 160, 200, और फिर हम लोग एक्स को ये रखेंगे, 72 को डिवाइड कर देंगे। एक्स कितना आ गया भाई? एक्स आ गया 225। ब्रायन की इनकम कितनी है हमारे पास? ब्रायन की इनकम है 225। ठीक है। पार्ट सी पे आ जाते हैं। कैरोल्स वीकली इनकम वॉज 405। कैलकुलेट द एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग कैरोल्स वीकली इनकम। ठीक है। हम लोग बेटा एंड्रयू का डेटा इस्तेमाल करते हैं, कि एंड्रयू में बताया हुआ है 72 डिग्री पे हमारे पास 270 था। ठीक है। और कैरोल की इनकम हमें बताई हुई 405। तो इनकम के नीचे इनकम लिख दी, एंगल हमें नहीं पता, अब एंगल की जगह आ जाएगा एक्स। ठीक है, वही हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 270 इंटू एक्स इज 270x। 405 इंटू 72 कितना होगा? 405 मल्टीप्लाई बाय 72। 29160, और फिर डिवाइड कर दें, तो एक्स कितना आ गया भाई? 108। पार्ट डी बेटा ट्राई करो आप लोग।
अच्छा यहाँ देखें भाई, डेविड्स वीकली इनकम वॉज ट्वाइस एज मच एड्स वीकली इनकम, कैलकुलेट डेविड्स वीकली इनकम। अच्छा अब देखो आप लोग, यहाँ पे हमारे पास 5 बंदे थे, एंड्रयू, ब्राइन, कैरोल, डेविड और एड। एंड्रयू की इनकम निकाल ली, ब्रायन की निकाल ली, कैरोल की निकाल ली। डेविड और एड की हमें इनकम नहीं पता, लेकिन हमें हिंट क्या दी हुई है कि डेविड की इनकम जो है वो ट्वाइस है एड की इनकम के। मतलब अगर मैं सपोज करूं कि एड की इनकम एक्स होगी, तो डेविड की इनकम कितनी हो जाएगी? डेविड की इनकम हो जाएगी 2x। ये बात मानते हो आप लोग? अगर मुझे वैल्यू नहीं बताई गई, सिर्फ ये बताया गया कि डेबिट की वीकली इनकम जो है वो एड से ट्वाइस है, तो हमें वेरिएबल ही लेने पड़ेंगे। तो एड की इनकम के लिए हमने एक्स ले लिया, और डेबिट की उसकी ट्वाइस थी, तो डेबिट की इनकम हो गई 2x। ठीक है, तो अब भाई एंड्रयू की इनकम है 270। एंड्रयू की इनकम लिखी मैंने 270। इसके बाद पार्ट बी में हमने ब्रायन की इनकम निकाली थी 225। कैरोल की इनकम आई 405। डेबिट की इनकम है 2x, और एड की इनकम है x। और टोटल इनकम हमने यहाँ पीछे निकाली थी 1350। इन पांचों के जब मैं इनकम्स को प्लस करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 1350। ठीक है, अब बेटा मुझे एक बचा, इन तीनों को प्लस करके दे दे। 270 प्लस 225 प्लस 405। 270 प्लस 225 प्लस 405। 900। 900 प्लस 2x प्लस x इज 3x इज इक्वल टू 1350। 900 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस। 3x कितना हो जाएगा? 3x इज इक्वल टू 150। x इज इक्वल टू 150 अपॉन 3 विच इज 50। ओ सॉरी सॉरी, सही बोल रहे हो, ये 450 होगा। 1350 डिवाइड बाई 900 इज 450। x इज इक्वल टू 450 अपॉन 3 विच इज 150। अब ये x की वैल्यू आई है बच्चों। हमसे सवाल में एग्जामिनर ने पूछा डेविड की इनकम बताओ। डेविड की इनकम 2x थी, तो हम क्या कर देंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 150 विच इज 300। डेविड की इनकम क्या होगी? 2 मल्टीप्लाई बाय 150 विच इज 300। ये आपका फाइनल आंसर होगा। बच्चों ये वाला सवाल क्लियर है या रिपीट करना है? जल्दी से बता दो बेटा, जल्दी से सब रिप्लाई कर दें। क्लियर क्लियर। ठीक है, पार्ट ही देख लेते हैं। एंड्रयू पे 20% ऑफ हिज वीकली इनकम ऑफ 270 एज टैक्स, 6% ऑफ हिज इनकम एज पेंशन। हाउ मच ऑफ हिज वीकली इनकम डिड ही हैव लेफ्ट आफ्टर पेइंग टैक्स एंड पेंशन? टैक्स और पेंशन के बाद कितने पैसे बच गए? 270 रुपए थे इसके पास। 20% का टैक्स भरा इसने। 20% ऑफ 270 बेटा कितना आ रहा है? 270 का 20% कितना आ रहा है? 54 आना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, और इसके बाद इसने पेंशन भरी है। पेंशन इसने भरी है 6%। 6% कितना आ रहा है 270 का? 16.2। पेंशन की इनकम और टैक्स की इनकम को देने के बाद कितने पैसे बचे ये पूछा है ना, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे। कितना आ रहा है भाई? क्या आंसर बता रहे हो भाई? ये 270 में से 54 और 16.2 को माइनस करना है भाई। ये इनकम थी, इतना टैक्स भरा, इतना पेंशन बढ़ा। 199.8। ठीक है भाई, ये आंसर होगा।
उर्मा मरियम बेटा, ये क्लियर है? टैक्स को पेंशन में से थोड़ी माइनस करेंगे, पूरी इनकम में से टैक्स की इनकम और पेंशन की इनकम को माइनस करेंगे ना, तो अमाउंट आएगी जो बच गई है। पार्ट एफ, कैरोल पेड 20% ऑफ her weekly income as 405 as tax. She also paid X% of her weekly income towards her pension. She had 287.55 of her weekly income left. Find X. ठीक है। अच्छा, पिछले सवाल में क्या था? पिछले सवाल में आपको दोनों की परसेंटेज निकाल के माइनस करना था, तो आपके पास आंसर आ जाता है ये वाला। अब आपको यहाँ पे ये वाला आंसर बताया हुआ है और एक परसेंटेज गिवन है, ये आपको खुद से निकालनी पड़ेगी। 405 रुपये थे, उसमें से उसने 20% टैक्स भरा और पेंशन जो है वो उसने X% भरी है। और जब इनके आंसर्स को माइनस करेंगे तो उसके बाद जो इनकम बची है वो 287.55 बची है। ठीक है, तो अब इसे करने का तरीका क्या होगा? पहले तो आप टैक्स की अमाउंट निकाल लो। टैक्स की अमाउंट कितनी आ रही है? 81। 405 में से आप लोग 81 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 324। ये जो अमाउंट आ रही है, ये टैक्स कट होने के बाद आ रही है। अब इसके बाद जो है, कुछ अमाउंट जो है वो हमारे पास पेंशन में कटी होगी, उसके पास ये बच रहा है। तो जरा पेंशन में कितनी अमाउंट कटी है वो इन दोनों को माइनस करके आ जाएगा। टैक्स की अमाउंट के बाद हमारे पास ये अमाउंट है, पेंशन की अमाउंट कटने के बाद ये वाली अमाउंट है। तो इन दोनों अमाउंट का जो डिफरेंस है वो पेंशन की अमाउंट होगी ना। वो पेंशन की अमाउंट कितनी आ रही है जरा मुझे कोई बताए? 324 माइनस 287.55, पेंशन की अमाउंट हमारे पास कितनी आ रही है? 36.45। मतलब मैं एक सर्टेन परसेंटेज जब निकाल रहा हूँ 405 की, तो वो आ रही है 36.45। X% मल्टीप्लाई बाय 405 इज इक्वल टू 36.45। ये 405 यहाँ मल्टीप्लाई वाला वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ज़रा डिवाइड करें। 36.45 डिवाइड बाई 405 कितना आ रहा है? 0.09। तो परसेंट में कितना हो गया? अगर मल्टीप्लाई बाय 100 करो तो परसेंटेज पता चल जाएगी। 9%। 9% जो है 405 का, वो हमारे पास 36.45 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 9 आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों? आखिरी पार्ट देख लेते हैं। Andrew's weekly income of 270 in 2009 was 8% more than his weekly income in 2008। ठीक है, फाइंड हिज वीकली इनकम इन 2008। 2008 की जो इनकम है वो आपको नहीं बताई हुई। ठीक है, वो जितनी भी होगी उसको हम लोग 100% अज्यूम कर लेते हैं। स्टार्टिंग वैल्यू जो है उसको हम लोग 100% ले लेते हैं। 2009 में जो है वो उसकी इनकम है 270, जो 8% बढ़ने के बाद आई है, तो ये होगी 108%। हमारे पास यहाँ पे एक रेशियो बन गया, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 108x इज इक्वल टू 270 इंटू 100 इज
270,000, 27,000 डिवाइड बाई 108, कितना आ रहा है भाई? 27,000 डिवाइड बाई 108। 250, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। अच्छा बेटा, आप लोग ये देखोगे अगर स्टैटिस्टिक्स का सवाल P2 में अगर आता है आप लोग के पेपर में, जो कि चांसेस हैं कि आएगा ही, तो आप देखो वो कितने मार्क का होता है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पहला सवाल जो हमने किया वो 12 मार्क का सवाल था, और जो दूसरा सवाल हमने किया वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मार्क का सवाल। 12 मार्क का स्टैटिस्टिक्स का ऑन एवरेज सवाल आ रहा है। ठीक है। हमने हिस्टोग्राम कर लिया, हमने पाई चार्ट कर लिया। अब एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी सवाल कर लेते हैं, ताकि इसका भी कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा क्लियर हो जाए आप लोगों को। पूरी क्लास मुझे लग रहा है 10 मिनट एक्सटेंड हो जाएगी आज भी। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है बच्चों, जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? द टाइम टेकन बाय ईच ऑफ 320 स्टूडेंट्स टेकिंग अ फिजिक्स टेस्ट वाज रिकॉर्डेड। द फॉलोइंग टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर टाइम्स। 60 to 70 में इतने बच्चे हैं, 92, 104, 68, 24, 8। कंप्लीट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बिलो। ठीक है, टाइम बताया भाई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बतानी है। बच्चों क्यूमुलेटिव का मतलब क्या था? क्यूमुलेटिव का मतलब था ऐड करना। लेस देन 60 का कोई डेटा नहीं था आपके पास, आपका पास यहाँ पे 0 आया। लेस देन 70 में यहाँ 24 आ जाएगा। लेस देन 80 में इन दोनों को प्लस करोगे तो 24 + 92 इज 116। फिर लेस देन 90 में 104 को प्लस कर दोगे, 116 + 104 इज 220। फिर 220 में 68 ऐड हो जाएगा, 288। फिर 24 ऐड होगा तो 312, और 312 में 8 ऐड होगा तो 320। ये हमारे पास टेबल बन गया, इस चीज़ का हमें 1 मार्क मिल गया। पार्ट बी में बोल रहे हैं, फॉर दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन यूज द ग्राफ पेपर ऑपोजिट यूजिंग अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट टेस्ट 10 मिनट्स, और 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 20 स्टूडेंट्स टिल 320। ठीक है। 2 सेंटीमीटर में 10 मिनट, तो 0, 10, 20 कितने मिनट थे भाई हमारे पास? बल्कि सॉरी, 60 से 120 दिया हुआ है ना आपको, तो 60 से शुरू करेंगे, 120 पे ऐड करेंगे। तो 60, 70, 80, 90, 100, 110 और 120। देखो बच्चों, एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का होता है ना, तो 2 सेंटीमीटर बोला था मैंने, 2 बॉक्स छोड़े। ठीक है। और वर्टिकल एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर का बोला है, 1 सेंटीमीटर फॉर 20 स्टूडेंट्स, 320 तक जाने। तो अब यहाँ पे एक बॉक्स छोड़ रहे होंगे। 20, 40, 60, 80। बेटा 1 मिनट, पेंसिल चार्ज हो रही है। अच्छा बेटा, तब तक मुझे जरा ये बताओ कि यह आपके पास जो एक बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स के बीच में अगर मैं एक पॉइंट ऊपर मारूंगा सिर्फ, तो कितने का फर्क आएगा? अगर मैं वर्टिकल एक्सिस पे जो मेरा एक पूरा बॉक्स है उस पर 20 का डिफरेंस आ रहा है ना, तो उस बॉक्स के अंदर जो छोटे छोटे 5 बॉक्सेस हैं, उसमें अगर मैं एक बॉक्स ऊपर आऊंगा तो उसमें कितने का डिफरेंस होगा? वेरी गुड, 4 का होगा, क्योंकि 5 बॉक्सेस में 20 हो रहा है, तो एक बॉक्स में 20 ÷ 5 विच इज 4। वेरी गुड सफान। मैं ये पूछ रहा था कि एक बॉक्स में, ये वाले बॉक्स में कितने का डिफरेंस होगा। तो 5 बॉक्सेस में 20 का डिफरेंस है, तो एक बॉक्स में 20 ÷ 5 इज 4। 300 और 320। ठीक है। अब हमारे पास डेटा क्या था? 60 पे 0, 70 पे 24,
60 पे 0, 70 पे 24, तो 20 से एक ऊपर, 20 + 4 = 24। ठीक है। फिर 80 पे 116 और 90 पे 220। 80 पे 120 से एक नीचे होगा 116, और 90 पे 220 एग्जैक्ट हो जाएगा हमारे पास। फिर 288, 312 और 320। 288, 312, 12 ऊपर होगा, और 320। ये आपने सारे पॉइंट्स मार्क कर लिए पहले। अब आप अपना कर्व बनाएंगे, स्मूथ कर्व होगा आपका। कर्व यहाँ से आगे आएगा, और एंड में जो है आपका कर्व इस तरह टर्न हो रहा होगा। तो ये बच्चों आपका एक स्मूथ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बना है, जिसके आपको एग्जामिनर ने 3 मार्क दिए। कितने मार्क दिए? 3 मार्क। अब यहां से आपको देखते हुए यूज योर ग्राफ टू एस्टिमेट मीडियन और इंटरकोटाइल। इंटरकोटाइल क्या था? अपर कोटाइल माइनस लोअर कोटाइल। हमने अपनी एग्जाम्पल में भी करी थी, फिर से निकाल लेते हैं। मीडियन क्या होता है? 50% ना। 320 बच्चों का 50% अगर हम लोग निकालने जाएंगे, तो वो आएगा 160। तो चेक कर लेते हैं भाई, 160 पे हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। अब हर बच्चे का ग्राफ अलग होता है, हर बच्चे का आंसर अलग आएगा, हमें अपना आंसर देखना है। यहाँ पे 10 बॉक्सेस में 10 का डिफरेंस है, तो हर बॉक्स में एक का होगा, 81, 82, 83, 84। मीडियन हमारे पास आ गया 84। इंटर क्वार्टाइल होता है अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, तो पहले अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल निकाल लेते हैं। अपर क्वार्टाइल आएगा 75% से, विच इज 240, और लोअर क्वार्टाइल आएगा 25% से, विच इज 80। तो 240 और 80 पे क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं देख लेते हैं भाई। ये आ रहा है 92, और 80 पे हमारे पास आ रहा है, बीच में आ रहा है 77.5। अपर क्वार्टाइल आ रहा है 92, लोअर क्वार्टाइल आ रहा है 77.5। दोनों को माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 14.5। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, याद रखना सबका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के इंटर क्वार्टाइल और मीडियन के आंसर डिफरेंट आ रहे होते हैं। एग्जामिनर चेक करेगा कि आपने अपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के हिसाब से सही आंसर दिया या नहीं दिया। ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं भाई। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक द टेस्ट एटलीस्ट 95 टुक 95 मिनट्स टू कंप्लीट द टेस्ट। 95 मिनट्स। तो यहाँ हम लोग रेड से देख लेते हैं भाई, 95 मिनट्स कितने बच्चों को लगे। ये आ रहा है 264। एटलीस्ट 264, एटलीस्ट का मतलब हुआ कम से कम 95 मिनट्स लगे हों। तो हमसे हमें ये वाले बच्चों के पता करने हैं ना, क्योंकि इन बच्चों को 95 मिनट्स या उससे ज़्यादा लगे होंगे। तो 320 - 264 इज
56। 56 बच्चों को जो है वो 95 मिनट्स या उससे ज़्यादा लगे। और टोटल बच्चे हमारे पास 320 थे। परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। क्या आंसर आ रहा है बच्चों? 56/320 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या आ रहा है? 56/320 मल्टीप्लाई बाय 100। 17.5%। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब इसका एक और पार्ट है जिसमें हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी बनी हुई है। 300 बच्चे, उन्होंने सेम तरीके का टेस्ट दिया है, उनका टाइम इतना यहाँ पे दिया हुआ है। फाइंड द 20th परसेंटाइल। 20th परसेंटाइल का मतलब क्या है? 20%। तो 300 का 20% कितना आएगा भाई? 300 का 20% आएगा 60। 60 पे चेक कर लो क्या आ रहा है। 50 और ये 100 है। 10 बॉक्सेस में 50 का गैप है, मतलब एक बॉक्स में 5 का। 55 60 यहाँ पे होगा आपका, 50 के दो ऊपर। यहाँ पे 10 बॉक्सेस में 10 का गैप है। 71 72 73 74 75 76 आंसर आ रहा है। 20th परसेंटाइल कितनी आ गई? 76। फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक एटलीस्ट 95 मिनट्स। वही पिछले पुराना सवाल। यहाँ से देखते हुए आपने 95 मिनट्स निकाले। आपके पास आ रहा है 205 210 220 225। तो ये ऊपर वाले बच्चों को जिनको 95 या उससे ज़्यादा टाइम लगा होगा। तो ये बच्चे हमारे पास ऊपर है 75। टोटल बच्चे हैं 300। परसेंटेज निकालनी है मल्टीप्लाई बाय 100। क्या आंसर आ रहा है भाई? 25%। हैंस मेक अ कंपेरिजन बिटवीन द टू टेस्ट। बच्चों मैंने आप लोगों को क्या बताया था? हैंस का मतलब क्या है? हैंस का मतलब है पिछले पार्ट से रिलेटेड। तो आप नोट करो एक बात, दोनों टेस्ट में आपने एक चीज निकाली है कॉमन। यहाँ भी आपने परसेंटेज निकाली थी कि 95 मिनट्स में करने को कितने बच्चे को लगे? 17.5% लगे थे। और यहाँ पे 25% बच्चों को एटलीस्ट 95 मिनट्स लगे। ये जो बच्चे थे इन्होंने पिछले साल टेस्ट दिया था, इन्होंने इस साल टेस्ट दिया। अब हमसे पूछा गया है कि ये बताओ कि इन दोनों टेस्ट में कोई कंपैरिजन दो। तो आप लोग क्या कंपैरिजन दे सकते हो इस टेस्ट में? जो लास्ट ईयर टेस्ट हुआ था उसमें 25% बच्चों को 95 मिनट से ज़्यादा लगे थे। और जो इस साल टेस्ट हुआ है सेम लेवल का, उसमें 17.5% बच्चों को 95 मिनट से ज़्यादा लगे थे। तो आप लोग उसकी कंपैरिजन अगर आपसे पूछी जाए तो आप लोग क्या बताओगे? ज़रा मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि अगर आप लोग को एक स्टेटमेंट बतानी हो। आप लोग इस बात से क्या कंक्लूड कर सकते हो एक स्टेटमेंट अगर आप लोग को देनी हो तो? हम लोग क्या बोलेंगे भाई?
कि पिछले साल का जो टेस्ट था वो हार्डर था इस साल के टेस्ट से। पिछले साल द टेस्ट प्रीवियस ईयर वॉज हार्डर देन द करंट ईयर। ऐसा क्यों भाई? पिछले साल के जो बच्चे थे उनको ज्यादा टाइम लग रहा था। 25% बच्चों को 95 मिनट से ज्यादा लगे ना। अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो इससे आप क्या बता सकते हो भाई कि पेपर जो है वो मुश्किल होगा। ठीक है, अगर आपसे 1 मार्क में स्टेटमेंट पूछी तो आप इससे यही जस्टिफाई कर सकते हो ना कि इस साल 17.5% बच्चों को 95 मिनट से ज्यादा लगे। लास्ट ईयर 25% बच्चों को 95 मिनट से ज्यादा लगे थे। तो लास्ट ईयर बच्चों को ज्यादा टाइम लग रहा था, इसका क्या मतलब है कि लास्ट ईयर टेस्ट क्या था, थोड़ा सा मुश्किल था। तो ये आपका यहाँ पे सवाल कंप्लीट हो चुका है। आप लोग देखो ये सवाल कितने मार्क्स का था, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 मार्क का ये भी सवाल था। मतलब स्टैटिस्टिक्स का अगर P2 में सवाल आएगा तो 100 में से 12 मार्क का सवाल आ रहा है। भाई 12% हो गया आपके सिलेबस का, जो आपका पेपर है उसका 12%। स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आज आप लोगों को जो सवाल कराएं उसमें सबका छोटा छोटा कॉन्सेप्ट कवर हो चुका है। प्लीज स्टैटिस्टिक्स की प्रैक्टिस कर लेना इस वीक। नेक्स्ट वीक जो है फ्राइडे को हम लोग सेट्स एंड वेन डायग्राम के पास पेपर करेंगे। फ्राइडे से पहले सेट्स एंड वेन डायग्राम रिवाइज करके बैठना। और सैटरडे और संडे को हम लोग एंगल सर्कल प्रॉपर्टीज के पास पेपर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट सैटरडे इस वीक में आपको स्टैटिस्टिक्स के पास पेपर करने और सेट्स एंड वेन डायग्राम और एंगल सर्कल प्रॉपर्टीज के लेक्चर को एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं तक है। अल्लाह हाफिज़। ग्रुप पे सब प्रेजेंट मार्क कर दीजिएगा याद से।